तमाम 2100-2200 लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के जूम सेशन में। राकेश सर, क्या हमें और वेट करना चाहिए 1-2 मिनट? अगर लोग बहुत फास्ट 2 मिनट कर सकते हैं। कर रहे हैं, 2 मिनट हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं। जी जी ठीक है, तो मैं सभी लोगों से एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि देखिए, TLD डोमेन जो है बहुत एक नया टॉपिक है, नया रेवोल्यूशन है। और सबसे बड़ी बात ये होती है ना दोस्तों कि 2009 में जब क्रिप्टो करेंसी आई थी, तो 2010 और 11 में जब हम लोगों ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर मार्केट में बोलना शुरू किया था, तो बहुत से लोगों को बोरिंग लगा होगा, या ऐसा भी हुआ होगा कि कुछ लोग जो है सुनना ही नहीं पसंद करते थे, समझना ही पसंद नहीं करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय निकला, 2-3 साल बाद जो है उन्होंने सुनना शुरू करा, लेकिन चीजें जो थी वो कहीं ना कहीं उनकी पकड़ से बाहर जाना स्टार्ट हो चुकी थी। और 16-17 तक तो राकेश सर ये माहौल हो गया था कि लोग चाह करके भी जो है टुकड़ा टुकड़ा खरीद रहे थे। तो सारी लैक ऑफ नॉलेज है, क्योंकि 2009 और 10 में जो क्रिप्टो करेंसी थी, वो जितनी भी तमाम क्रिप्टो करेंसी थी, सब 100-100, 200-200 रुपए में हुआ करती थी। और आज जो है 30-30 हजार, 40-40 हजार डॉलर्स के अंदर भी नहीं मिल रही है लोगों को। तो मेरा मानना यही है कि कहीं ना कहीं जो है लोगों का इंटरेस्ट जो है कि अगर वो रखेंगे ऐसी चीजों के साथ में जो बहुत लेटेस्ट और ट्रेंडिंग है, तो ऑब्वियसली है कि आने वाले बिटकॉइन हॉल्विंग में और बुल रन के अंदर बहुत अच्छा वो लोग पैसा बनाने वाले हैं। आशिमा मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैडम भी आज हमारे साथ में पैनलिस्ट में ज्वाइन है। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग टू ऑल रिस्पेक्टेड। गुड इवनिंग मैडम। तो राकेश सर, स्टार्ट करें, ज्यादा लेट नहीं, क्योंकि अनिल सर अभी एक मीटिंग ले रहे हैं। अगर वो जल्दी फ्री हो गए तो अपने सेशन के बाद में हम लोग अनिल सर को भी इन्वाइट करेंगे। मैं सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बहुत जबरदस्त चीज हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं 16 तारीख को। प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों, अभी मैं आपसे 2-4 दिन रेगुलर आकर के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप अभी इंटरेस्ट नहीं लेंगे, लेकिन जब 16 तारीख को प्रोडक्ट हमारा लॉन्च होगा और मार्केट पे आएगा, और जब बहुत से कुछ लोग होंगे जो मतलब अच्छा पैसा बना रहे होंगे और कुछ जो नहीं बना रहे होंगे, वो उस वक्त क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर फिर अनिल सर से पूछेंगे, सर ये क्या चीज बताई आपने, ये क्या होता है, ये कैसे होता है, ये कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। तो ये सारी चीजों का जवाब यही होने वाला है कि आप समय से पहले इस चीज को समझ लीजिए है क्या चीज, और इससे आगे चल के कैसे रेवोल्यूशन होने वाला है। और कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर केवल और केवल ये प्लेटफॉर्म पे हम ही लोग लॉन्च होने जा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा डिले नहीं करते हुए राकेश सर स्टार्ट करें, क्योंकि लगभग 2400 लोग हमारे पैनल में आ चुके हैं। यस सर, आई हैव सीन माय स्क्रीन। हाँ, बस स्क्रीन आ रही है, आप बाकी लोगों से पूछ लीजिए, मुझे तो दिख रही है। कुछ लोग क्वेरी में आंसर दे दीजिए। आप सभी को स्क्रीन दिख रहा है तो प्लीज राइट डाउन करिए थोड़ा जल्दी। अगर हैंड रेज कर दीजिए सभी लोग, अगर सभी को स्क्रीन प्रॉपर शो कर रही है तो। नहीं सर, क्वेरी में आंसर दे सकते हैं, क्वेश्चन आंसर ऑप्शन दे सकते हैं। यस सर, आ गया, सभी लोग को दिख रहा है। चलिए ओके तो ठीक है, बिल्कुल भी हम देर नहीं करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि कल हमने TLD डोमेन के बारे में बताया था, सेम वही चीज आज हम वापस दोहराने वाले हैं। जो लोग कल इंटरेस्ट लेके जिन्होंने सुना, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नहीं सुन पाए उनको आज दोबारा मौका दिया जा रहा है। कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को आप तुरंत लिंक भेज करके और अभी भी ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि रूम फुल होने में 200-300 लोग अभी बाकी है। ठीक है, वेलकम टू मैंगो ट्री, बिगेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ MMIT। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा SBG ग्लोबल का एक मीम टोकन जो है बहुत पॉपुलर टोकन है, और इसने बहुत अच्छा जो है एक पंप दिया था और लोगों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया था। तो उसी का एक प्लेटफॉर्म है मैंगो ट्री बेसिकली एक मैंगो वॉलेट भी हम लोग डेवलप कर चुके हैं, मैंगो का ब्लॉकचेन भी हम लोग डेवलप कर चुके हैं। मैंगो को लेकर के जितने तमाम इकोसिस्टम है, वो सारी चीजें हमारी डेवलप्ड है, और उसमें से मैंगो वॉलेट जो है वो 16 तारीख को आप लोगों के बीच में लाइव हो जाएगा, एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम के साथ में, बहुत अच्छे खूबसूरत प्लान के साथ में। और प्लान इतना जबरदस्त रहने वाला दोस्तों, मैंने कल भी कहा था, बहुत एक्साइटमेंट रहने वाली है, क्योंकि इस प्लान के अंदर हम जो टारगेट करके चल रहे हैं, वो 4 से 5 महीने के अंदर लगभग 1 करोड़ कम्युनिटी, मतलब 1 करोड़ कम्युनिटी को हम लोग जो है मैंगो वॉलेट के साथ एसोसिएट कर पाएंगे। कहीं ना कहीं मैंगो वॉलेट के होल्डर्स में इंक्रीमेंट आएगा बहुत जबरदस्त, और वहीं MMIT का जो प्राइस है वो रॉकेटली बूम करने वाला है। So a revolution product developed by SBG Global Ecosystem, जैसा कि आप जानते हैं कि MMIT एक SBG Global का एक नेटिव टोकन है, तो उसी से रिलेटेड जो मैंगो ट्री है वो उसके इकोसिस्टम का पार्ट हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। राकेश सर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जर्नी ऑफ वेब 3.0। देखिए, मैं समझता हूँ वैसे तो तमाम लोगों ने ये सुन ही लिया होगा कि वेब 3.0 जो है अभी आज की तारीख में बहुत ट्रेंडिंग में है, और वर्ल्ड की जितनी भी तमाम बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो वेब 3.0 के ऊपर आ रही हैं।
हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वेब 3.0 बेसिकली है क्या चीज और इसकी क्यों जरूरत पड़ रही है। तो वेब 3.0 दोस्तों को ज्यादा समझने से बढ़िया है। हेलो सर, मैं एक रिक्वेस्ट और भी करना चाहूंगा आपसे। प्लीज। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे। हाँ जी, हाँ जी। मैं चाहूंगा कि लोगों को थोड़ी सी लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट द वेब 1 एंड वेब 2 एंड देन वेब 3 एंड थोड़ा सा डिफरेंसेस। हाँ हाँ, इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड रखिए जी, उसमें 1 और 2 के बारे में जिक्र है। तो और ये अभी जर्नी है ना, ओके सर। तो जर्नी ऑफ वेब 3.0 बेसिकली ये जो स्लाइड है ये आपको ये बताएगी कि एक जो शुरुआत हुई थी वेब 1 से और उसके बाद वेब 2.0 आया, फिर वेब 3.0 आया, तो इनमें क्या डिफरेंसेस थे और ये कारवा कब स्टार्ट हुआ था और कहां से अब आज की तारीख में हम जो है किस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। तो वेब 3.0 बेसिकली कुछ नहीं है, ये एक थर्ड जनरेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब है। www जो कि हम किसी भी एक्सटेंशन या डोमेन के आगे लगाते हैं, तो उसका एक थर्ड जनरेशन है, थर्ड अपग्रेडेशन है। राकेश सर नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं वेब 1 को, वेब 2.0 को और वेब 3.0 को। देखिए वेब 1 जो है वो बेसिकली एक कहते हैं कि एक स्टार्ट है इंटरनेट की दुनिया का, एक ब्राउजर का स्टार्टअप होता है, वर्ल्ड वाइड वेब का जो स्टार्टअप है। सो ये वेब 1.0 जो है दोस्तों, ये 1990 से लेके 2000 तक का दशक जो रहा है ये वेब 1.0 कहलाया। बेसिकली ये बहुत अर्ली स्टेज थी, बहुत स्टार्टअप था, क्योंकि उस वक्त इंटरनेट जो है तमाम जगह नहीं पहुंच पाया था और कंप्यूटर्स जो थे वो केवल बेसिक जो बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन थे वहीं पर ही मिलते थे। तो क्योंकि डिवाइसेस बहुत कम थे, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी कम थी, इसलिए कंटेंट भी बहुत कम हुआ करता था। और दोस्तों ये वो दौर था जब कि डोमेन नेम्स जो हुआ करते थे वहां पर लोग आईपी एड्रेस को डाल करके वेबसाइट को ओपन किया करते थे। यानी कि किसी भी कंपनी की, जैसे आज आप गूगल की वेबसाइट खोलेंगे तो आप सिंपली लिखते हैं www.google.com, लेकिन 1990 और 2000 के दशक में लोग www.google.com नहीं डाल करके एक आईपी एड्रेस को डाला करते थे, जो कि 192.168.1.2 ऐसे करके होता था, जो कि याद करना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन उस समय जो था अपग्रेडेशन आईपी एड्रेस के थ्रू ही जो है वेबसाइट एक्सेस करी जा सकती थी। जितनी भी वेबसाइट होती थी बहुत लिमिटेड कैरेक्टर्स के साथ होती थी और स्टैटिक वेबसाइट्स होती थी। मतलब आज का दौर तो ऐसा है कि डायनेमिक वेबसाइट्स होती है, आप वेबसाइट में जो डालना चाहे, जिस तरीके से देखना चाहे अपनी वेबसाइट को, जो कंटेंट डालना चाहे, जो ग्राफिक डालना चाहे, वो सब डाल सकते हैं। लेकिन वो जो दौर था 1990 से 2000 का, जो कि जिसमें की वेब की शुरुआत हुई थी, उस वक्त केवल स्टैटिक वेबसाइट होती थी, एक सेट पैटर्न होता था, उससे अलग कुछ भी नहीं होता था। धीरे धीरे लोगों को जरूरत पड़ी तो इंटरनेट जो वेब है वो अपने सेकंड स्टेज जनरेशन में आया, सेकंड स्टेज पे आया, जिसको कि हम बोलते हैं वेब 2.0। इसकी शुरुआत सन 2001 से लेके लगभग 2010 के बीच में रहा है ये दौर। और ये दौर रहा तब वेबसाइट जो स्टैटिक थी वहां से धीरे धीरे डायनेमिक्स में आने लगी, क्योंकि पहले जो लैंग्वेजेस यूज करी जाती थी बहुत बेसिक लैंग्वेज थी। फिर बाद में जब वेब को डेवलप करने के लिए जो लैंग्वेजेस यूज होने लगी वो बहुत एडवांस लेवल पे यूज होने लगी। और कहीं ना कहीं इंटरनेट पे जो है अपलोड और डाउनलोड दोनों है ना बराबर बराबर तरीके से होने लगा। और इसी दौरान सोशल मीडिया जो थे उनका जन्म हुआ। जन्म कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ऑर्कुट करके एक बहुत बड़ी सोशल एप्लीकेशन आया करती थी, उसके बाद में फेसबुक आया। तो कहीं ना कहीं लोग अपने कंटेंट को भी इंटरनेट के ऊपर अपलोड करने लगे। डाउनलोड तो चलता ही था लेकिन अपलोड भी करने लगे, यानी टू वे कम्युनिकेशन जो है वो स्टार्ट हुआ। वेबसाइट्स बहुत ज्यादा फास्ट हुई, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी करीब करीब तमाम जगह होने लग गई थी। और कंप्यूटर्स जो थे वो भी तमाम जगह अवेलेबल हो गए थे, लैपटॉप्स भी करीब करीब वहां पर जो है मशीन जो डेवलप हो चुकी थी। तो ये वेब 2.0 का दौर था। लेकिन 2.0 के साथ में एक प्रॉब्लम ये थी, क्योंकि ये ओपन टू वेब था, सोशल मीडिया पे जब भी आप कंटेंट डालते थे तो आपकी प्राइवेसी नहीं रहती थी। बहुत सारे हैकर्स जो थे वो आपका डेटा को हैक करते थे। तो कहीं ना कहीं इंटरनेट में हमने एक एडवांसमेंट तो ली, लेकिन चैलेंजेस भी साथ के साथ आए। वो चैलेंजेस को फेस करने के लिए और बहुत ज्यादा डायनेमिक वेब लेवल पे ले जाने के लिए वेब 3.0 का जन्म हुआ। वेब 3.0 की शुरुआत वैसे तो 2010 से हो ही चुकी थी, अभी तक वेब 3.0 के अंदर ही चल रहा है। लेकिन अभी भी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस और कम्युनिटी वेब 3.0 से थोड़ा सा दूर है दोस्तों। उसका एक रीजन ये भी रहा है कि बहुत सी कंट्रीज के अंदर जो है इंटरनेट का स्पीड उतना अवेलेबल नहीं था। जैसे आज भी अगर आप बहुत से देश जो मुझे याद आ रहे हैं, कंबोडिया है या वियतनाम है, वहां पर आज भी जाएंगे तो मोबाइल के अंदर 2G इंटरनेट मिलता है। जबकि इंडिया में मैं समझता हूँ 5G नेटवर्क जो है प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। और यहाँ दुबई में तो
6G नेटवर्क भी अभी हम लोगों का चल रहा है। तो वेब 3 के अंदर दोस्तों जो सबसे अच्छी चीज आपके साथ में होने वाली है वो ये है कि आपका कोई भी डेटा है वो प्रॉपरली डिसेंट्रलाइज रहने वाला है, बहुत सिक्योर रहने वाला है, बहुत प्रोसेसिंग उसकी फास्ट होने वाली है। एंड कहीं ना कहीं ये जो वेब 3.0 है ये एक फ्यूचरिस्टिकली देखा जाए तो ये वेब के अंदर एक थर्ड जनरेशन रेवोल्यूशन है। तो ये मेजर डिफरेंसेस है कि 1 से कैसे हम अपग्रेड होकर 2 पे गए और 2 से आज जो है हम वेब 3.0 के अंदर स्टैंड कर रहे हैं। राकेश सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लिमिटेशंस ऑफ वेब 1.0 और 2.0 देखिए मैं आपसे मोटा मोटी शेयर कर चुका हूं कि वेब 1.0 और 2.0 में क्या कमियां थी जिसको कि वेब 3.0 के अंदर उसको अपग्रेड किया गया, लेकिन कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं तो मैं आपसे शेयर कर देता हूं। रिक्वायर्ड टेक्निकल डिवाइसेस एंड इंटरनेट कनेक्शन। देखिए वेब 1.0 और 2.0 का जब दौर रहा था तब मशीन्स जो थी वो इतनी एडवांस नहीं थी कि वो जो आज के दौर में जो आप देखेंगे कि मोबाइल कितने एडवांस हो गए। एक टाइम था जब आपके पास में जो पुराने मोबाइल है उसमें अगर आप 5G सिम को डालेंगे तो वो काम ही नहीं करेगी, क्योंकि अब जो मोबाइल फोन्स आ रहे हैं उसमें अगर आप 5G सिम डालेंगे तो वो काम करेगी, क्योंकि उनका CPU और GPU अपग्रेड हो गया, उनका प्रोसेसर अपग्रेड हो गया है, बहुत फास्ट और डायनेमिक हो गए। तो उस टाइम पे ना मशीन्स इतनी अवेलेबल थी तो लिमिटेशंस थी, वो आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, एक सीमा तक जो थी टेक्नोलॉजी बंधी हुई थी। और यही रीजन था कि आप देखेंगे सेकंड पॉइंट जो है कंटेंट क्वालिटी इज वेरी लो। जो कंटेंट हम लोग देखा करते थे उसकी क्वालिटी भी बहुत लो थी। जैसे कि मैं आज आपको बताता हूँ, पहले के जो कैमराज होते थे वो उनके पिक्सल्स जो थे वो बहुत कम हुआ करते थे, 1 पिक्सल 2 पिक्सल्स, मतलब मैं उन कैमरा की बात कर रहा हूँ जो बहुत हाई एंड कैमराज हुआ करते थे अपने जमाने के, उनके पिक्सल्स 1 पिक्सल 1 मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल के होते थे। लेकिन आज के दौर में एक छोटा सा मोबाइल भी आप लेने जाएंगे, मैं समझता हूँ 15-20 हजार रुपए का, तो उसका कैमरा भी दोस्तों आपको 2 मेगापिक्सल 5 मेगापिक्सल तक मिलता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो क्वालिटी उस वक्त हम लोग कैप्चर करते थे या जो हम देखते थे यूट्यूब में भी जब हम वीडियो देखते थे तो बहुत अटक अटक के हम लोगों ने वीडियोस देखे हैं। मतलब वो दौर हम सभी लोगों ने देखा है कि जो क्वालिटी होती थी पिक्चर्स की बहुत लो होती थी। और सेकंड चीज है ऑथेंटिक एंड थिकनेस कैन नॉट बी ऑलवेज, मतलब जो कंटेंट वेब 1 और वेब 2 के दौर पे हमको मिला बहुत ज्यादा ऑथेंटिक नहीं होता था। ऑथेंटिक से मेरा मतलब मैं आपको बताता हूँ, आप किसी भी चीज को आज भी इंटरनेट पे जब सर्च करेंगे कि व्हाट इज द बेस्ट कार अंडर 35 लाख, मतलब आपने अगर ये डाला गूगल पे कि 35 लाख के अंदर सबसे अच्छी गाड़ी कौन सी है, तो आप देखेंगे वेबसाइट के ऊपर तमाम इतनी चीजें आ जाती है, सबके अपने अपने व्यूज आते हैं और जितना भी डेटा आता है वो रिलायबल नहीं होता। मतलब आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते कि जो चीजें लिखी गई है वो तमाम चीजें बिल्कुल सही है। तो कहीं ना कहीं आप कंटेंट आपको मिल जरूर जाता है, लेकिन उसके बाद आपको खुद को भी स्टडी करना पड़ता है उसके अंदर कि कितना ये ऑथेंटिक है और कितना ऑथेंटिक नहीं है। देन फोर्थ पॉइंट है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इशू। ये मैंने आपको बता ही दिया कि सिक्योरिटी और प्राइवेसी इश्यूज आपके और हमारे बीच में वेब 2.0 तक 100% थे, क्योंकि बहुत से लोगों ने रोज न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि आज फला बैंक का जो डेटा है वो लीक हो गया है, एग्जाम के जो पेपर्स होते थे जो कंप्यूटर्स पे रहते थे नेट पे घूमते थे वो लीक हो जाते थे, बड़े बड़े एग्जाम्स के पेपर लीक हुए हैं और लोगों का फंड भी हैक हो जाता है। मतलब तमाम चीजें जो थी सिक्योरिटी को लेकर के उसमें ग्लिचेस आते थे, हैकर्स आते थे, कहीं ना कहीं आपका डेटा जो है स्टोर करते थे और ले जाते थे। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी वेब 1.0 की और 2.0 की, जिसको कि 3.0 के अंदर जो कि टेक्नोलॉजी ने इसको कवर अप किया है। राकेश सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एडवांटेजेस ऑफ वेब 3.0, जैसे कि मैंने आपको बताया वेब 1.0 और 2.0 के अंदर कुछ खामियां थी, लेकिन वेब 3.0 अब क्या नया लेके आया, क्या एडवांस लेकर के आया इन दोनों एजेस से, मतलब ये दोनों जो दौर चला था उनसे अब जो दौर आया उसमें क्या चीजें आपको मिलने वाली है। फर्स्ट जो आ रही है इसमें आ रही है रोबस्ट एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए दोस्तों, हमने कंप्यूटर पे काम करते करते कंप्यूटर ने आपके जो काम करने का इंटरेस्ट है या जो आपकी नॉलेज है या आपका पैटर्न है उसको कैप्चर करके खुद की एक लर्निंग करी जिसको कंप्यूटर लर्निंग बोलते हैं। और कंप्यूटर लर्निंग ने पूरे वर्ल्ड का डेटा कंसोलिडेट करके एक पैटर्न बनाया है और उस पैटर्न को इस तरीके से डेवलप कर लिया है कि वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको इस तरीके से भी समझाऊंगा कि अभी आप देखेंगे तमाम जितनी भी गाड़ियां जो अब आ रही हैं मार्केट में वो कहीं ना कहीं इंटरनेट उनके अंदर इनबिल्ड आता है। और गाड़ियों में इंटरनेट आने लग गया, ऐसा कभी जीवन में हमने सोचा नहीं था, क्योंकि हमने तो यही सोचा था कि गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे तो गाड़ी चलेगी, धक्का देंगे तो अगर पेट्रोल खत्म है तो धक्का दे देंगे, लेकिन हमको ये नहीं होता था। हम जीपीएस लगाते थे और मतलब
हद मार करके छोटी सी टेक्नोलॉजी जो लगाते थे, एंटी थेफ्ट लगाते थे। लेकिन अभी रोबोस्ट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद में क्या चीजें डेवलप हो गई है, आपने देखा होगा कि चलती गाड़ी में भी हम मैप के ऊपर देख सकते हैं कि आगे हमको जैम मिलने वाला है या सड़क जो है हमको किस तरफ टर्न लेना है। सेकंड जो सबसे हाईएस्ट जो अभी टेक्नोलॉजी आई है, आपने देखा होगा एक बहुत सी गाड़ियों में एडास फीचर आ गया। एडास फीचर का मतलब क्या होता है कि अगर आपने दो लेन जो सड़क के ऊपर जो मार्क्स बने होते हैं व्हाइट व्हाइट, तो गाड़ियां कहीं ना कहीं उन मार्क्स को रीड कर लेती है, जो लेन्स होती है उनको रीड कर लेती है, और रीड करने के बाद वो गाड़ियां जो है उन लेन्स के बीच में ऑटोमेटिक चलती हैं। इवन दो आप रेस से पैर हटा दीजिए, ब्रेक से हटा दीजिए, क्लच से हटा दीजिए और ऑल दो स्टीयरिंग से भी हाथ हटा दीजिए, गाड़ी जो है अपने आप जो है इतनी रोबोटिक हो गई है कि वो ऑटोमेटिक चलती है। अगर कोई चीज अचानक से आती है, आप अगर कहीं ना कहीं ब्रेक लगाने में चूक करते हैं तो गाड़ी ऑटोमेटिक ब्रेक ले लेती है। और ऑटो पार्किंग सिस्टम आ गया, गाड़ी जैसी पार्किंग सर्च करती है अपने आप स्टीयरिंग छोड़ दीजिए वो ऑटो पार्क हो जाती है। बहुत सी गाड़ियों में फीचर आ गया है। तो ये सारे फीचर सिर्फ वेब 3.0 की बदौलत ही हो पाया। तो आप समझ सकते हैं जो दौर है वो कहाँ जाने वाला है वेब 3.0 के साथ। सेकंड पॉइंट है हाईली सिक्योर, जैसा कि मैंने आपको बता दिया पूरा डेटा डिसेंट्रलाइज्ड है, किसी एक के पास में नहीं रहने वाला। तो जब किसी एक के पास में नहीं रहने वाला है तो डेटा बहुत ज्यादा सिक्योर होगा, क्योंकि डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है आपका जो भी डेटा है वो एनक्रिप्टेड हो जाएगा। एनक्रिप्टेड यानी वो आपने कुछ भी लिखा वो एक तरीके के कोड में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको कोई नहीं डिकोड कर पाएगा, और जब वो डेटा को आपको वापस जरूरत पड़ेगी तो वो सारे कोड मिलके एनक्रिप्टेड हो जाएंगे और एनक्रिप्टेड होकर के आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। तो इस बीच में आपका डेटा कोई भी हैक नहीं कर पाएगा। मल्टीपल एप्लीकेशन सपोर्ट्स, यानी कि तमाम जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वेब 3.0 पे बहुत अच्छे तरीके से काम करने वाली है, चाहे वो कितनी हाई रेजोल्यूशन की हो, चाहे कितनी हाई परफॉर्मेंस की हो, या उनको जितना भी सीपीयू जीपीयू चाहिए, सारी एप्लीकेशंस वहां पर सपोर्ट करने वाली है। क्विक एंड फास्ट, क्विक एंड फास्ट इसलिए होने वाला है दोस्तों क्योंकि देखिए आज से पहले आप और हम जब काम करते थे तो सारा इनपुट हमको देना पड़ता था, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करके फिर आउटपुट देता था। आप समझ रहे हैं, आज से पहले हम कंप्यूटर को इनपुट देते थे, यानी कुछ ना कुछ हम कमांड देते थे, उसके बाद कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता था। प्रोसेस करने के बाद में फिर वो एक रिजल्ट एज ए आउटकम हमको देता था, एक रिजल्ट हमको देता था। लेकिन अब जमाना ऐसा आ गया दोस्तों कि कंप्यूटर भी जो है रोबोटिक हो गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो अब जो इनपुट हम उस देंगे उसमें वो खुद भी गेस करता है और उसको प्रोसेस करके बिल्कुल फास्ट हमको रिटर्न देता है। तो कहीं ना कहीं क्या हो गया कि हमारा वर्किंग एफर्ट कम हो गया, प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होगी, और इसीलिए क्या है कि जितनी भी चीजें अब इंटरनेट पे होने वाली है वो पहले के मुकाबले बहुत फास्ट, बहुत एक्यूरेट और बहुत क्विक होने वाली है। तो इससे कहीं ना कहीं हमारा टाइम भी बचने वाला है। तो ये कुछ एडवांटेजेस है वेब 3.0 की। राकेश सर नेक्स्ट स्लाइड। फीचर्स ऑफ वेब 3.0, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, हिंदी में मैं आपको मोटा मोटी समझा देता हूँ कि वेब 3.0 के फीचर क्या है। मतलब फीचर्स मतलब आप कहते हैं कि जैसे एक सुंदर कोई व्यक्ति होता है तो हम क्या बोलते हैं कि इस आदमी में क्या फीचर है, मतलब इसके नैन नक्श कैसे है, मतलब क्या ऐसी चीज है कि ये इतना सुंदर है। तो वैसे ही वेब 3.0 के फीचर्स क्या है वो आपको बताते हैं। डिसेंट्रलाइज ऑफ डेटा इन प्रोटोकॉल, जैसा मैं आपको पहले भी स्लाइड बता चुका हूँ, ये टोटली डिसेंट्रलाइज रहने वाला है। वेब 3.0 इज ए डिसेंट्रलाइज एंड पीयर टू पीयर विद नो सेंट्रल अथॉरिटी, इसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं रहेगी। पीयर टू पीयर यानी पर्सन टू पर्सन, हम लोगों ने P2P करा हुआ है तो सेम वही चीज यहाँ रहने वाली है। नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, मतलब इसमें फेलियर इसलिए नहीं होगा क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी है नहीं। अब अगर थर्ड पार्टी पे हम डिपेंड नहीं है और पीयर टू पीयर अगर हम काम कर रहे हैं तो फेलियर के चांसेस जो है खत्म हो जाते हैं। ब्लॉकचेन एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी, आप सभी लोग क्रिप्टो में काम कर रहे हैं तो आपको पता ही है कि ब्लॉकचेन जो है अब तक की सबसे मोस्ट एडवांस, सिक्योर एंड फास्ट टेक्नोलॉजी है, जो कि एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल पे काम करती है। ये टेक्नोलॉजी इतनी सिक्योर टेक्नोलॉजी है दोस्तों कि 2009 से ये टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, 2023 चल रहा है, अभी तक इसको कोई हैक नहीं कर पाया है। बड़ी बड़ी बैंक्स इसके बीच में हैक हो गई है, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अभी तक हैक नहीं हुआ है। क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी है तो वहीं जो थर्ड फीचर है प्राइवेट की फॉर ऑथेंटिकेशन, यानी कि आने वाले टाइम में दोस्तों वो जमाना जाने वाला है कि एक टाइम था जब हम एक अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालते थे तब कुछ चीजें ओपन होती थी, फिर बाद में हमने अपना पिन नंबर डालना शुरू किया तब चीजें ओपन होने लगी, धीरे धीरे हम फिंगरप्रिंट लगाने लगे तब वो चीजें ओपन होने लगी। अब तो आईज की जो है फेस रिकॉग्निशन, आई एरिस रिकॉग्निशन, ये टेक्नोलॉजी भी आई है। तो वो टेक्नोलॉजी भी अब पुरानी हो जाएगी। अब जो चीजें आने वाली है वो प्राइवेट की आने वाली है, क्योंकि दो तरह की होती है, एक पब्लिक की जो सबको दिखती है, एक प्राइवेट की जो सिर्फ मेरे तक ही रहने वाली है। तो बहुत ज्यादा डेटा सिक्योर होने वाला है, तो ये फीचर भी यहाँ पर मिलेगा। एडवांस AI एल्गोरिथम, जैसा कि मैंने आपको बताया,
कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जो है इसका एक बहुत खूबसूरत फीचर है और इसी वजह से ये वेब 3.0 है जो वर्ल्ड में बहुत जगह जो है यूज करी जा रही है वाइडली। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और भी देता हूँ दोस्तों की जैसा कि मैं पिछले 20 दिनों से अभी मैं दुबई में हूँ, तो मैं एक चीज बहुत मतलब बारीकी से मैंने एक चीज नोट करी है कि दुबई के अंदर आप देखेंगे कि बहुत तरीके से लोग मतलब गाड़ी ड्राइव करते हैं, तो लोगों को ये लगता है कि यार यहाँ का कानून बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि कानून तो बहुत स्ट्रिक्ट है पर मुझे पुलिस कहीं पर भी खड़ी नहीं दिखती है। तो जब मैं ये सोचता हूँ कि पुलिस कहीं पे खड़ी नहीं है फिर भी ये लोग इतना कानून का पालन कर रहे हैं, मतलब ऐसा क्या हो सकता है, ऐसी क्या टेक्नोलॉजी दुबई ने लगा रखी है कि एक सड़क के ऊपर एक पुलिस वाला नहीं खड़ा है, एक ट्रैफिक वाला नहीं खड़ा है, लेकिन फिर भी जो गाड़ियां हैं अपनी प्रॉपर स्पीड मेंटेन करती है, अपना लेन मेंटेन करती है, अपनी जो जहां पर उनको रुकना है वहां रुकती है, जहां निकलना है वहां से निकलती है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरा लगा रखे हैं दोस्तों। मतलब यहाँ पर तो ये हालात है कि किसी आदमी ने अगर पार्किंग पे गाड़ी लगा दी और उसने पार्किंग टिकट नहीं लिया तो उसको उस तक उसके पास में चालान पहुंच जाता है। मतलब हमारे यहाँ इंडिया में अभी ये टेक्नोलॉजी आने में टाइम है, बट हाँ ये कितना आसान कर देती है काम कि अब जो है सिस्टमेटिकली लोग जो है दुबई के अंदर ये चीज मैनेज कर पा रहे हैं और तमाम बड़े देशों में ये चीजें हो रही हैं, तो धीरे धीरे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया में भी आपको मिलेगी। लेकिन ये वेब 3.0 का सबसे बड़ा फीचर है और आने वाले टाइम में रोबोटिक जो आप देखेंगे, जितनी भी गाड़ियों में एडवांसमेंट देखेंगे, सब इसी की देन है। राकेश सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। प्रोडक्ट ऑफ वेब 3.0, वेब 3.0 के कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला प्रोडक्ट क्रिप्टो करेंसी, आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में आप सभी लोग काम कर रहे हैं। ये वेब 3.0 का प्रोडक्ट है क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वेब 3.0 को सपोर्ट करती है। सेकंड जो है डिसेंट्रलाइज्ड बेस्ड एप्लीकेशंस, ये भी आप लोग यूज कर रहे हैं। जितने भी लोगों ने पैनकेक स्वैप को यूज किया होगा या फिर यूनिस्वैप को यूज किया होगा, या तमाम जितनी भी आप ट्रस्ट वॉलेट में जाके ब्राउजर में जाकर के जितनी भी एप्लीकेशंस ओपन करते हैं या देखते हैं, वो सारी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन है। डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस क्यों बहुत ज्यादा पॉपुलर है उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। ये वो एप्लीकेशंस होती है जिनको डेवलप करने के बाद में डिसेंट्रलाइज करके और डिप्लॉयड कर दिया जाता है प्रोग्राम में, और एक बार ये डिप्लॉयड हो गई, इसके किसी भी एल्गोरिथम के साथ छेड़छाड़ नहीं करी जा सकती। यानी कि अगर कोई सिस्टम हमने बना दिया कि हम ये प्रोग्राम में इतना फंड डालेंगे और हमको ऐसे ऐसे रिटर्न आएगा, तो वो रिटर्न सिस्टम आपको देगा। अब उसके पीछे किसी भी सेंट्रल पावर जो है अथॉरिटी वो हट जाती है, तो उसी को डिसेंट्रलाइज्ड बेस्ड एप्लीकेशन बोलते हैं। ये वो एप्लीकेशन है जो रोबोटिक तरीके से काम करेगी, इसको कोई कंपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलाने वाला, ये खुद से चलना स्टार्ट हो जाती है। सिर्फ इनको चलाने से पहले आपको एक एल्गोरिथम देनी पड़ती है टेस्टिंग करके। एक बार देने के बाद में आपने ब्लॉकचेन में इसको डिप्लॉय कर दिया, ये प्रॉपरली डिसेंट्रलाइज हो जाती है और 100% डिसेंट्रलाइज होने के बाद में ये अपने आप ही काम करती है। टॉप लेवल डोमेन टीएलडी, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जिसको लेकर के कि ये पूरा प्रोग्राम जो है हमने एक मुहिम छेड़ रखी है। और टीएलडी डोमेन बहुत एडवांस्ड डोमेन फॉर्मेशन है और आप ये कह सकते हैं कि ये भी अपने आप में एक सेकंड थर्ड जनरेशन है वेब 3.0 का। दी मेटावर्स, मेटावर्स क्या है दोस्तों? एक वर्चुअल रियलिटी और ऑग्यूमेंटल रियलिटी है। आपने बहुत से लोगों ने देखा होगा, अभी रिलायंस ने भी वीआर ग्लासेस लॉन्च कर दी है। मतलब अभी एक समय हम लोगों के सामने अभी ऐसा चल रहा है कि हम घर में जब टीवी चलाते हैं तो घर में 4 मेंबर अगर बैठे हैं और टीवी पे एक सीरियल चल रहा है, तो चारों लोगों की मजबूरी है कि किसी एक को अगर वो सीरियल पसंद है तो बाकी 3 को वो देखना ही देखना है, नहीं तो सभी लोग अपने अपने रूम में जाके अपना अपना टीवी चला लें। लेकिन वीआर सेट क्या होता है दोस्तों? वर्चुअल रियलिटी में क्या होता है, इस तरह के ग्लासेस केस आते हैं जिसको कि अगर आप आंखों पे पहन लेंगे तो आपके हेडफोन्स आपके पास में रहेंगे। अगर मुझे लगता है कि मुझे क्रिकेट मैच देखना है, मैं शांति से मेरा क्रिकेट मैच देख रहा हूँ, घर में अगर किसी को सीरियल देखना है तो वो सीरियल देख रहे हैं, किसी को कार्टून देखना है तो कार्टून देख रहे हैं। मतलब ये एक इस तरीके की रियलिटी क्रिएट कर देता है, ये इस तरीके की प्लेग्राउंड को तैयार कर देता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप उस गेम का हिस्सा है। यानी कि अगर कोई आदमी चाहता है कि मैं लखनऊ में बैठा हूँ या मैं पूर्वांचल में बैठा हूँ और मुझे ये देखना है कि दुबई के अंदर जाके मुझे कैसा महसूस होता है, तो इसके एक वर्चुअल रियलिटी प्लेटफॉर्म होता है। अगर आप वो ग्लासेस पहन लेंगे तो कहीं ना कहीं आप वो चीज फील कर पाएंगे कि हाँ मैं दुबई जो है बिल्कुल घूम करके 360 डिग्री देख रहा हूँ। और ये रियलिटी जो होती है, ये बेसिकली इसकी शुरुआत जो हुई थी वो जितने भी अपने पायलट्स होते हैं जो प्लेन्स फ्लाई करते हैं, जो एरोप्लेन उड़ाते हैं, वो पायलट्स जब अपना कोर्स स्टार्ट करते हैं, अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं पायलट की, तो कहीं ना कहीं उनको एक वर्चुअल कॉकपिट दिया जाता है, एक ऐसा कॉकपिट दिया जाता है जिसमें बैठ करके वो प्लेन को उड़ाते हैं और उनको बिल्कुल ऐसा महसूस कराया जाता है कि आप एक रियल प्लेन उड़ा रहे हैं।
जबकि उनको रियल प्लेन नहीं दिया जाता उड़ाने के लिए, क्योंकि वो अंडर ट्रेनिंग होते हैं, वो ट्रेनिंग के अंदर होते हैं। जब वो वर्चुअल कॉकपिट में प्रॉपर फ्लाई कर लेते हैं, उसके बाद ही उनको एक रियल प्लेन के ऊपर ले जाके ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है, और इसी वजह से आज तमाम एरोनॉटिक्स यानी जितने भी एरोनॉटिक जितने भी प्लेन्स की इंडस्ट्री है, वो इसकी शुरुआत वर्चुअल रियलिटी से ही होती है। तो ये भी एक वेब 3.0 का बहुत अच्छा मतलब प्रोडक्ट है। राकेश सर, नेक्स्ट स्लाइड। सो अब हम बात करते हैं बेनिफिट ऑफ MMIT वेब 3.0 डोमेन। देखिए, वेब MMIT का वेब 3.0 डोमेन का बेनिफिट क्या है। MMIT अभी तक हमने बात करी सिर्फ वेब 3.0 की, कि वेब 3.0 कितना पावरफुल है, लेकिन अब बात करते हैं कि MMIT का वेब 3.0 यानी एक वेब 3.0 और एक हमारे पास में MMIT है, और इन दोनों को मिला के हमको क्या बेनिफिट होने वाला है, उसके बारे में भी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं। राकेश सर, नेक्स्ट स्लाइड। सो MMIT वेब 3.0 TLD डोमेन के की फीचर्स मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, www.google.com मतलब ये तो आपको सबको पता है कि .com यानी कि कॉमर्शियल, .org मतलब ऑर्गेनाइजेशन, .in यानी कि इंडिया, ये सारे जितने भी एक्सटेंशंस हैं, बीच में रहता है आपका कंपनी का नेम या जिसको आप सर्च कर रहे हैं, और वर्ल्ड वाइड वेब आपका प्रोटोकॉल रहता है। तो प्रोटोकॉल कंपनी का नाम और एक्सटेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि MMIT का आपको एक्सटेंशन मिलने वाला है .MMIT, यानी कि अब आगे जब आप देखेंगे तो आपको लिखना रहेगा दीपक लांसर .MMIT। अगर आप दीपक लांसर .MMIT लिखें तो कहीं ना कहीं वेब 3.0 पे आप ये तमाम चीजें जो अभी स्क्रीन पे दिख पा रही हैं, ये आप कर पाएंगे। क्या क्या कर पाएंगे मैं आपको समझाता हूँ। पहला जो है इजी क्रिप्टो ट्रांजेक्शन एट योर डोमेन, यानी कि आज की तारीख में जब मैं एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में अपनी क्रिप्टो करेंसी भेजता हूँ, तो मुझे एक एड्रेस चाहिए होता है, और वो एड्रेस जो होता है वो अल्फा न्यूमेरिक एड्रेस होता है। वो इतना लंबा एड्रेस होता है कि उसको याद कर पाना बहुत मुश्किल है, और वो याद भी नहीं होता। तो कई लोग क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करके सेंड करते हैं, और कॉपी पेस्ट में अगर जरा सी भी गलती हो गई तो कहीं ना कहीं आपकी क्रिप्टो जो है आपके हाथ से निकल जाएगी। लेकिन यहाँ पर बहुत ईजी होने वाला है दोस्तों आपके साथ। कैसे ईजी होने वाला है, अगर राकेश सर को मुझे क्रिप्टो भेजनी है तो उनको मेरा एड्रेस की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर उनको इतना याद है कि दीपक लांसर .MMIT, अगर वो इतना भी ट्रस्ट वॉलेट में डाल देंगे ना दोस्तों, तो वो जो भी क्रिप्टो मेरे को भेजेंगे, क्रिप्टो ऑटोमेटिकली मेरे पास आ जाएगी। सोचिए कितना सिक्योर और कितना इजी और कितना फास्ट जो है MMIT का यहाँ पर वेब 3.0 का आपको TLD डोमेन मिलने वाला है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीचर है दोस्तों। हमको कोई एड्रेस याद करने की जरूरत नहीं, बार बार अलग अलग एड्रेस मंगवाने की जरूरत नहीं है कि इथेरियम का एड्रेस दे दो या BGBT का दे दो या MMIT का दे दो, BNB। सिर्फ एक ही चीज डालनी है कि दीपक लांसर .MMIT, अनिल यादव .MMIT, है ना। तो मतलब इस तरीके से जो आपका नाम है उसके आगे .MMIT आपके ट्रस्ट वॉलेट में वो क्रिएट होता है, और आप चाहे तो तमाम जितने भी क्रिप्टो है इसका आदान प्रदान कर सकते हैं। एलिमिनेशन ऑफ लॉन्ग क्रिप्टो एड्रेस, ये मैंने आपको समझा दिया कि क्रिप्टो एड्रेसेस जो लंबे लंबे होते हैं अब उसका जमाना जाने वाला है। लॉन्ग लाइफ ओनरशिप, नो रिन्यूअल, एक बार अगर आपने यहाँ पर TLD डोमेन को बुक कर लिया, ये पूरी लाइफ के लिए आपके पास रहने वाला है। इसके लिए कोई रिन्यूअल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि 1 साल बाद इसको रिन्यू करना है कि 5 साल बाद रिन्यू करना है। ये लाइफ लॉन्ग के लिए आपके पास रहने वाला है। फ्री वेब होस्टिंग, यानी कि आप चाहेंगे तो आप अपनी खुद की वेबसाइट भी बना सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि www.google.com बनाते थे, तो .com की जगह अब .MMIT आ जाएगा, तो आप उससे पहले जो है अपना पर्सनल नेम भी रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि एक प्रोटोकॉल होगा www. फिर आपका जो भी नाम है वो प्लस डॉट करके, और आप जो एक्सटेंशन डालेंगे वो .com की जगह .MMIT डालेंगे। एनहेंस कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो जाएगा, बहुत स्मूथ हो जाएगा। हाईली सिक्योर्ड, मतलब वेब 3.0 पे है तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ये बहुत सिक्योर रहने वाला है। मेक वॉइस कॉल एंड वीडियो कॉल्स, जितनी भी तमाम वॉइस कॉल और वीडियो कॉल्स है, केवल आपको नंबर भी डालने का जरूरत नहीं है, कुछ भी डालने का जरूरत नहीं है। सीधा आप आपका नाम .MMIT करके अगर एप्लीकेशन में वीडियो कॉल करेंगे तो वीडियो कॉल कनेक्ट हो जाएगी, वॉइस कॉल करेंगे तो वॉइस कॉल कनेक्ट हो जाएगी। बहुत फास्ट फीचर है। बूस्ट योर सोशल प्रेजेंस, आपकी सोशल प्रेजेंस बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगी। कैसे बूस्ट होगी मैं समझाता हूँ। अभी तक आपने सिर्फ इंस्टाग्राम पे अपना आईडी बनाया, फेसबुक पे अपना आईडी बनाया, ट्विटर पे अपना आईडी बनाया, लेकिन अभी तक आपने अपनी खुद की वेबसाइट नहीं बनाई है। अभी तक आपने वेबसाइट नहीं बनाई है। वेबसाइट तो फेसबुक की थी, फेसबुक की वेबसाइट में आपने सिर्फ अपना एक अकाउंट ओपन किया है, लेकिन अब आप अपनी वेबसाइट भी बना सकते हैं, यानी मेरी खुद की पर्सनल वेबसाइट होगी। तो सोचिए आपकी सोशल प्रेजेंस होगी कितनी वाइड होने वाली है।
सीमलेस कनेक्टिविटी बहुत फास्ट रहेगी, क्योंकि कनेक्टिविटी के अंदर वो चीजें खत्म हो गई कि बहुत लंबे लंबे एड्रेसेस होंगे या बहुत ज्यादा हैवी जो है एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन रहेगा। सिंपल से एड्रेस हो जाएंगे, हाईली सिक्योर्ड हो जाएगा, तो बहुत फास्ट काम करेगा। डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन सपोर्ट, जितनी भी तमाम डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन जो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, वो सारी यहाँ पर सपोर्ट आपको MMIT Web3 में मिलने वाला है। राकेश सर, नेक्स्ट स्लाइड। मैं उम्मीद कर रहा हूँ सभी लोगों को आज स्क्रीन शो कर रही होगी, क्योंकि कल हम बहुत ट्राई कर रहे थे, लेकिन ये स्क्रीन जो थी एक एक स्लाइड ही आ रही थी, आगे नहीं वो शो कर पा रही थी। राकेश सर, ये इससे ऊपर थोड़ी ना है कोई स्लाइड, एक बार देखिए। हाँ ठीक है, यही वाली ठीक है। बेनिफिट ऑफ MMIT होल्डर्स ऑफ TLD डोमेन्स। देखिए, अब बात ये आती है कि लोग कहेंगे कि ठीक है, आपने वेब 3.0 समझा दिया, वो हम समझ गए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, हमको सीखनी चाहिए, एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 4-5 दिन में सीखेंगे, लेकिन ठीक है, अच्छी चीजें सीखेंगे, इसको क्लोज करते हैं। दूसरा चीज आपने बताया, ठीक है जी, MMIT का अगर TLD डोमेन लेता तो उसमें हमको ये बेनिफिट होने वाला है, यहाँ तक भी ठीक है। प्रॉब्लम अब बात ये आती है, जो मेन मुद्दा आता है वो ये आता है कि हम सभी को वेब 3.0 MMIT के अंदर एक्चुअल में बेनिफिट क्या होने वाला है। मतलब आज जो ये 2800 लोग, 2800 लोग या 2900 लोग जो इस वक्त सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक बेनिफिट के लिए बैठे हैं, कहीं ना कहीं वो एक मॉनिटरी बेनिफिट को लुक आफ्टर कर रहे हैं कि अगर हम आज की तारीख में कुछ सीखते हैं तो उस सीखने से हमको कुछ मॉनिटरी बेनिफिट, हमको कुछ फायदा होने वाला है, 2 पैसे का, 4 पैसे का, तब तो हम इसको सीखें, नहीं तो हम तमाम आगे समय निकालेंगे इसके लिए सीखने के लिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 16 तारीख को एक बहुत जबरदस्त प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है, जो कि हमारा मैंगो ट्री के नाम से है। वो बहुत जल्दी आपके सामने रिवील हो जाएगा, आने वाले 1-2 दिन में आपके सामने वो प्रोग्राम आने वाला है। और 1 करोड़ लोगों का, जैसे कि मैं शुरुआत में बता चुका हूँ, हमारा टारगेट है 3 से 4 महीने के अंदर हम 1 करोड़ की कम्युनिटी को टच करने वाले हैं। तो जब हम इतना सब कुछ करने वाले हैं, तो अब इसमें एक एक आदमी का बेनिफिट कहाँ पर है, मैं वो बताना चाहूंगा। फर्स्ट पॉइंट है कि ऑल द MMIT वेब 3.0 होल्डर्स इज इमीडिएटली बूस्ट सपोर्ट एंड प्राइस ऑफ। जितने भी MMIT के होल्डर्स जो अभी तक हैं, जिन्होंने MMIT होल्ड कर रखा है, ये आगे चल के वो MMIT को होल्ड करेंगे, या वो MMIT के TLD डोमेन्स उस जो प्रोग्राम अभी लॉन्च होने वाला है उसमें लेंगे, वो सभी लोग देखेंगे कि MMIT का प्राइस बहुत रैपिडली ऊपर जाने लगेगा। उसका सबसे बड़ा कारण क्या रहने वाला है कि ये जो प्रोग्राम 16 तारीख को लॉन्च होने वाला है दोस्तों, ये प्रोग्राम के अंदर जितने भी TLD डोमेन्स बुक होंगे या जितने भी लोग उस प्रोग्राम में एंटर करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ MMIT टोकन से ही होंगे। अब MMIT टोकन आप समझ सकते हैं कि एक टाइम पे कंपनी ने एक $20 का एयर ड्रॉप का प्रोग्राम चलाया था, तो उसमें MMIT 8800 गुना तक गया था, यानी इतना उसने पैसा लोगों को कमा के दिया। तो अब आप समझ सकते हैं कि उस टाइम कम्युनिटी का साइज बहुत छोटा था, अभी कम्युनिटी का साइज 1 करोड़ होने वाला है और 4 महीने में होने वाला है। तो कहीं ना कहीं MMIT की बाइंग बहुत फास्ट होने वाली है। TLD डोमेन जितने भी है सारे उसी से बुक होने वाले हैं। जितना भी जो प्रोग्राम 16 तारीख को लॉन्च हो रहा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ MMIT का रोल रहने वाला है। तो MMIT का प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जाने वाला है। और दूसरा जो है MMIT के इमर्सिव एक्सपीरियंस रहने वाला, वो मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि वेब 3.0 है, तो वेब 3.0 के अंदर आपको MMIT वॉलेट भी मिलेगा, और प्लस आपको जो प्रोग्राम हमारा लॉन्च हो रहा है वो डिसेंट्रलाइज तरीके से हमारे ही वॉलेट पे रन करेगा। और हमारे वॉलेट पे तीनों हमारी नेटिव करेंसीज रहेंगी, BGBT भी रहेगा और जैक भी रहेगा और MMIT भी रहेगा। तो तीनों नेटिव टोकन्स हमारे खुद के वॉलेट में रहेंगे। 16 तारीख को हमारा खुद का वॉलेट भी आपको जो है लाइव मिलेगा, साथ में हमारी MMIT की ब्लॉकचेन भी आपको लाइव मिलने वाली है। और तीसरा जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये पॉइंट क्या कहता है कि MMIT में आपने देखा होगा एक समय ऐसा आया था कि MMIT धीरे धीरे करके बढ़ा, फिर एक बार रैपिडली बहुत ऊपर गया, लेकिन वो स्टेबल नहीं रह करके वापस डाउन में आया। अभी ये रैपिडली ऊपर जाएगा, लेकिन जा करके स्टेबल रहेगा। ये क्यों रहेगा, इसके पीछे एल्गोरिथम क्या सेट करिए मैं बताता हूँ। कि जितने भी ट्रांजेक्शंस मैंगो वॉलेट में होने वाले हैं, क्रिप्टो के ट्रांजेक्शन, चाहे वो आप स्वैप करने वाले हैं, चाहे वो सेल करने वाले हैं, चाहे वो बाय करने वाले हैं, वो सब मैंगो ब्लॉकचेन को यूज करके होने वाले हैं। यानी हमारी खुद की जो ब्लॉकचेन है मैंगो ब्लॉकचेन, उसके ऊपर वो सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कॉल जाने वाले हैं। और कहीं ना कहीं क्योंकि मैंगो ब्लॉकचेन यूज होगी, तो जो भी फी लगेगी, जो भी चार्जेस होते हैं, जैसे कि अभी सभी लोग BP20 के अंदर ट्रांजेक्शन करते होंगे मैंगो की, BGBT की या जैक की, तो कहीं ना कहीं आपको BNB रखना पड़ता है अपने वॉलेट में, यानी कि बाइनेंस की स्मार्ट चेन रखनी पड़ती है, क्योंकि फीस जो होती है बाइनेंस स्मार्ट चेन में कटती है। लेकिन अब ये जो फी भी जो कटेगी,
जो चार्जेस भी जो कटेंगे ट्रांजेक्शन के, वो MMIT में ही कटने वाले हैं। अब आप सोचिए कि 1 करोड़ लोग हैं, 1 करोड़ लोगों में से अगर 10 लाख लोग भी रोज ट्रांजेक्शन करते हैं, तो 10 लाख लोगों का थोड़ा थोड़ा करके जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, वो फ्री एज ए लिक्विडिटी जो है MMIT में जाने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये लिक्विडिटी रेगुलर रहने वाली है, तो कॉइन बहुत ज्यादा स्टेबल और स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। ऊपर भी जाएगा, स्टेबल भी रहेगा और स्ट्रॉन्ग भी रहेगा। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। और क्योंकि जैसा कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अनिल सर ने आपसे लास्ट टू लास्ट जूम मीटिंग में एक चीज शेयर करी थी कि आने वाले 2-3 महीनों के अंदर जो MMIT है बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। उसका एक सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन, अगर आप कैलकुलेशन की वाइज बात करें, अगर मैं कैलकुलेटिव वे में बात करूं कैलकुलेशन की, तो 1 करोड़ लोग जो कि हम टारगेट कर रहे हैं, हमको जो प्रोग्राम हमारा जब मार्केट में आएगा आप देखेंगे ये तो 1 करोड़ से भी ज्यादा ऊपर जाने वाला है। बट मैं 1 करोड़ का अगर फिगर पकड़ता हूँ, तो 1 करोड़ लोगों से इतना MMIT का फंड जाने वाला है एज ए लिक्विडिटी कि MMIT जो है जितने भी मीम्स टोकन्स हैं जो कि जिन्होंने बहुत ज्यादा मार्केट में लोगों को पैसा कमा के दिया है, कहीं ना कहीं उनका रिकॉर्ड ब्रेक होने वाला है। क्योंकि TLD डोमेन में इस वक्त हमारे 3 राइवल्स जो हैं, 3 राइवल्स मतलब 3 हमारे कॉम्पिटिटर्स जो हैं, अगर आप देखेंगे तो इथेरियम हमारा जो है .ETH में कॉम्पिटिटर है, .BNB जो है वो हमारा एक कॉम्पिटिटर है, और एक है .BNB, मतलब ये हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं। चौथा जो TLD डोमेन जो जाने वाला है वो .MMIT है। और जितने भी तीनों राइवल्स है उसमें जो हाईएस्ट TLD डोमेन अभी तक बुक हुआ है वो 7 लाख है। और कहाँ 7 लाख और कहाँ 1 करोड़, तो आप समझ सकते हैं कि हम TLD डोमेन्स के अंदर वर्ल्ड में बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आने वाले हैं। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप एक पोर्टल है spaceid.com, उस पर देखेंगे तो MMIT रूल करता हुआ नजर आएगा। तो ये प्रेजेंटेशन केवल इतना ही है सभी लोगों को ये बताने के लिए कि MMIT जो है बहुत तेजी से ऊपर जाने वाला है। और 16 तारीख आप समझ सकते हैं, आज 13 तारीख हो गई है। 1-2 दिन के अंदर ही आपको जो है एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करा जाएगा बहुत तेजी से सभी लोगों का। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जितना कि लास्ट टाइम भी अनिल सर ने बोला था कि 17 महीने में हमने जितना पैसा बनाया, मतलब जिन लोगों ने जितना भी बनाया, जैसे भी बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं उतना ही पैसा, उतना ही बराबर पैसा आप अगले 3 से 4-5 महीने में बनाने वाले हैं। क्योंकि प्रोग्राम बहुत ही मतलब बहुत ही फैंटास्टिक प्रोग्राम है। और मैं समझता हूँ कि इंडिया में क्रिप्टो के अंदर बहुत कम समय में 1 करोड़ की कम्युनिटी को एंगेज करने वाला प्रॉपर तरीके से, क्योंकि हमारा प्रोग्राम एक प्रोडक्ट के साथ आ रहा है। प्रोडक्ट हमारा पाइनियर है, वर्ल्ड में इस प्रोडक्ट के ऊपर अभी तक कोई कंपनी नहीं आई है। तो ये प्रोडक्ट हमारा पाइनियर है। कम्युनिटी हम बहुत स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। वॉलेट होल्डर्स, क्योंकि 1 करोड़ लोग हमारे ही वॉलेट पे होंगे, और जितने भी आईडीज होंगी वो सब नए नए वॉलेट्स पे होंगी, चाहे वो मल्टीपल वॉलेट्स हो। तो कहीं ना कहीं हमारे होल्डर्स भी बहुत ज्यादा बनेंगे। तो इतने सब कुछ होने के बाद में मैं समझता हूँ MMIT जो है बहुत तेजी से ऊपर जाने वाला है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और मैं सभी लोगों को बोलूंगा कि जूम पे अपनी स्ट्रेंथ बना के रखें आने वाले 1-2 दिन में। राकेश सर, नेक्स्ट स्लाइड। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर मेरी प्रेजेंटेशन जो है खत्म हो गई है। बट हाँ, मैं आपको यही बताऊंगा कि अभी आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ एजुकेशन का पार्ट है। ये एजुकेशन में से मैं दोस्तों इतना बोल रहा हूँ, अगर 20-20% भी आप मेरे से रोज ले रहे हैं तो आप 5 दिन के अंदर 100% हो जाएंगे, बशर्ते कि आप 20-20% तो रोज ले। तो इतना भी अगर आप सभी लोग कर रहे हैं तो TLD में आप मास्टर होने वाले हैं। क्योंकि जब 16 तारीख को प्रोग्राम लॉन्च होगा और उस वक्त जब TLD बनाने की बात आएगी, डोमेन बनाने की बात आएगी, तो बहुत से लोग नहीं बना पाएंगे। जो नहीं बना पाएंगे राकेश जी, वो पीछे छूट जाएंगे, फिर वो आपकी जान खाएंगे। और जब वो आपकी जान खाएंगे तो फिर उस वक्त आपके पास भी टाइम नहीं होगा कि आप उनको आंसर कर पाए। तो मेरा मानना यही है कि सभी लोग जो है TLD को स्टडी करें। और 1-2 दिन में हम ये भी आपको बताएंगे कि मैंगो वॉलेट में TLD डोमेन्स कैसे जनरेट होता है, और जो प्रोग्राम हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं वो भी बहुत जल्दी जो है आपको वॉलेट के अंदर कैसे एक्सेस मिलने वाला है वो भी आपसे शेयर करने वाले हैं। तो राकेश सर, मेरा सेशन जो है अभी कंप्लीट हुआ है। उम्मीद करता हूँ मैंने बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है। और अभी बाकी मैं एक बार सर से रिक्वेस्ट करता हूँ, बात करता हूँ। अगर सर फ्री हो गए होंगे तो मैं कोशिश करता हूँ कि सर भी आप लोगों के बीच में आ पाए। तब तक राकेश सर आप कंटिन्यू करिए। सर थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने बताया लोगों को, और बहुत ही सरल भाषा में। पर फिर भी मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा इसमें TLD डोमेन के बारे में। बहुत सारे लोगों ने लिखा है भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं है सर, ये MBA वाली पढ़ाई है तो जाहिर सी बात है कि समझ में नहीं आएगा, ऊपर से गुजर जाएगा। बट उसका मैं थोड़ा सा और लेयर नीचे लेकर के आता हूँ। आपको मैं थोड़ा सा 2 मिनट में समझाने का प्रयास करता हूँ कि TLD डोमेन क्या है। TLD डोमेन जिसका फुल फॉर्म है टॉप लेवल डोमेन।
टॉप लेवल डोमेन, मतलब कि एक ऐसा डोमेन, एक ऐसा एड्रेस जो आपका एक इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिफिकेशन बन जाएगा। मतलब मैं इसे हम बोल सकते हैं यूनिवर्सल आइडेंटिटी, आपका यूनिवर्सल आइडेंटिटी, मतलब एक आपका मतलब कि यूनिक पहचान बन जाएगा, जिसकी वजह से आपका एक ही एड्रेस रहने वाला है, चाहे आपका वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, या फिर ईमेल हो, या फिर क्रिप्टो में लेन देन करने के लिए लंबी लंबी एड्रेसों का जरूरत नहीं पड़ेगा। मतलब कि एवरीथिंग आप एक एड्रेस से कर पाएंगे। और अभी तो ये सिर्फ एसबीसी के प्लेटफॉर्म पे कर पा रहे हैं, और वेरी नियर फ्यूचर में आप देखेंगे कि यही एड्रेस आपका एक इलेक्ट्रॉनिकल और यूनिवर्सल पहचान बन जाएगा। जहां जाएंगे आप सिर्फ वर्ड डाल देंगे, सिर्फ उसी से काम हो जाएगा। तो इसे आप जितना जल्दी आप एक्सेप्ट कर लेंगे, जितना जल्दी आप ग्रेब कर लेंगे, जितना जल्दी आप अपना पहले बुकिंग कर लेंगे, उतना ज्यादा आप सुरक्षित, सेफ, और कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा कि आप हाईटेक हो जाएंगे। आम लोगों की के मामले आपकी स्पीड थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। तो हम लोग इसे और भी धीरे धीरे बेहतर समझेंगे, और यहाँ पे आपको एजुकेशन दिया जा रहा है। इस एजुकेशन के लिए अलग अगर आप लेना चाहेंगे तो उसके लिए चार्जेबल है, पेएबल है, जो कि आगे चल करके हमारा जो एसबीजी टेक एकेडमी में जो पढ़ने को मिलेगा वहाँ पे आपको चार्जेस लगेंगे। मिनिमम फीस वहाँ पे $100 रहने वाली है, बट अभी आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो ले लीजिए। हालांकि फ्री ऑफ कॉस्ट में जो ज्ञान मिलता है ना, लोग उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, मैं इसकी बात को इससे एग्री हूँ, ठीक है ना। लेकिन यही चीज अगर आपको पेमेंट $100 लगा करके आना ही पड़ता है ना आपको क्लास में, तो आपकी अटेंशन भी होती, आप समझते भी, ठीक है ना। तो मैं चाहूंगा कि कुछ लोगों की वजह से हम सारे लोगों को रिस्क नहीं ले सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है, या जो समझना नहीं चाहते हैं, या लोग अपने आप को थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट या ओवर स्मार्ट समझते हैं, हो सकते हैं, हर तरह के लोग हैं दुनिया में। बट एसबीजी आपको एजुकेशन दे रही है, क्योंकि यहाँ पे शुरू से बोला जा रहा है, जो सीखेगा वो कमाएगा, जो रहेगा वो कमाएगा। और जो सीखने के बाद इतना कमाएंगे कि आपको अंदाजा भी नहीं होगा। तो सीखना बहुत जरूरी है। अभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है इन्फॉर्मेशन, और पहले मिल रहा है। जब पूरी दुनिया इस पे आ जाएगी तो आपके पास समय नहीं बचेंगे। तो टीएलडी डोमेन मेरे हिसाब से हर किसी को बुक करना चाहिए अपने हिसाब से, और कम से कम और कुछ नहीं कर सकते हैं तो अपना 2-4 तो कर ही सकते हैं। जैसे मैंने अगर अपना बुक कर लिया rakeshrajak.mmit, अब rakeshrajak.mmit से मेरा फेसबुक आईडी हो जाएगा, मेरा हो जाएगा, आपका गूगल की आईडी हो जाएगी, मेरी अगर हो जाएगी ट्विटर की हो जाएगी, इंस्टाग्राम की हो जाएगी, ठीक है ना।